गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ संविधान का पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारतीय संघ और उसकी सीमा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो चलते दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 कहता क्या है। आर्टिकल 1 के अंदर हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन दी गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा, वह राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अब जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था और राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, तो बात ये उठ रही थी कि अब भारत को भारत किया जाना चाहिए या इंडिया कहा जाना चाहिए। तो इसको लेकर भी हम देखते हैं कि वाद विवाद रहा, दो अलग अलग व्यूज रहे। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे या जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे, जो आधुनिक विद्वान थे, वो मानते थे कि भारत को क्या कहना चाहिए, इंडिया कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। लेकिन वही परंपरागत जो भारतीय लोग थे वो चाहते थे कि भारत को भारत किया जाना चाहिए और इसका नाम भारत रखा जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति ने ये डिसीजन दिया कि दोनों के व्यू को इंपॉर्टेंस देते हुए जो डेफिनेशन दी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत संघों का राज्य होगा आर्टिकल 1 में, इसमें इंडिया और भारत दोनों ही वर्डों को जोड़ा गया और इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, के भारत यानी कि इंडिया जो भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। बात करते हैं हम इसकी टेरिटरी की, तो टेरिटरी के अंदर किस तरीके क्या होगा। ठीक है, तो भारत का जो टेरिटरी होगी वो होगी टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यानी कि पहले डेफिनेशन दी गई कि भाई भारत की जो सीमा होगी या भारतीय जो क्षेत्र होगा उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला बड़ा टेरिटरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य और उसके क्षेत्र, दूसरा संघ और उसके क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, और तीसरा एनी टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसी सीमा या कोई भी ऐसा क्षेत्र अगर भविष्य में भारत सरकार उसको अधिकृत करती है, इसको एक्वायर करती है, तो वो भी आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग यूनियन ऑफ स्टेट की कैटेगरी में होगा। यानी कि अगर भारत भविष्य में किसी भी देश के साथ युद्ध करता है, वॉर करता है और उस वॉर के बाद कोई भी लैंड को हायर करता है, एक्वायर करता है, तो वो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, भारत का हिस्सा या भारत का राज्य माना जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, अगर मान लीजिए भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध होता और ऐसी कंडीशन में भारत किसी की सीमा को अधिकृत कर लेता है, तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस सीमा को रखा जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आर्टिकल 1 के अनुसार यानी भारतीय टेरिटरी को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा एनी टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां से बन जाते हैं आपके 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बन जाता है भारत की डेफिनेशन पे, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन पे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में हम देखेंगे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि जो भी नए राज्य होगा उसका किस तरीके से प्रवेश होगा या उसका एस्टैब्लिशमेंट मतलब गठन किया जाएगा। तो उसमें 2 तरीके की बात रखेगी। एक न्यू स्टेट एडमिशन में वो नए स्टेट थे जो पहले से ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, जो पहले से बने हुए हैं, लेकिन आज भारत का हिस्सा होना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उनको माना जाएगा आर्टिकल 2 के हिसाब से एडमिशन। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम, अगर नेपाल है कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि नेपाल, या मान सकते हैं तिब्बत, भविष्य में अगर भारत का हिस्सा होना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको एडमिशन माना जाएगा, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश माना जाएगा। दूसरा हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट। इसमें क्या होता है, अमेलगमेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का किस तरीके से विलय कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें वो राज्य होंगे जो
पहले से फॉर्म नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारत सरकार ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। जैसे मान लो कोई वॉर की कंडीशन हो, वॉर की कंडीशन में अगर भारत सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया तो वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट माना जाएगा, यानी कि नए राज्यों का गठन। एग्जांपल के तौर पे इंडिया पाक वॉर के, इंडिया पाक वॉर मान सकते हैं या इंडो चाइना मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, वो राज्य एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट माने जाएंगे। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण और एल्ट्रेशन ऑफ एरिया, यानी कि किसी भी राज्य की क्षेत्र को एल्ट्रेशन करना, बदलना, उसकी बाउंड्री सीमा को बदलना या किसी नाम को बदलना। एग्जिस्टिंग ऑफ स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट अगर एग्जिस्ट है उसकी सीमा को बदलना, उसकी बाउंड्री डिक्लेयर करना, उसके नाम को बदलना या उसके किसी भी सीमा को बदलना, ये सब कहलाता है आपका आर्टिकल 3 के हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के अंदर पावर कौन रखता है, तो हमें ध्यान देना है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है। और पार्लियामेंट क्या करती है, स्पेशल प्रिविलेज, यानी हमने पढ़ा था एक प्रोविजन के अंदर कि पार्लियामेंट को क्या होते हैं, स्पेशल प्रिविलेज होते हैं या स्पेशल या प्रिविलेज राइट होते हैं, यानी कि उन्हें विशेष अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा को बड़ा, घटा या उसके नाम को बदल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य की सीमा को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, या हम देख सकते हैं उसकी सीमा को डिमिनिश कर सकते हैं, मतलब उसको कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। एंटर बाउंड्री, या किसी भी राज्य की सीमा को भी बदल सकते हैं। ठीक है, और एंटर नेम, क्या किसी के राज्य का नाम बदल सकते हैं। और क्रिएटिंग न्यू स्टेट आफ्टर सेपरेटिंग, यानी कि हम देखेंगे या किसी भी राज्य को क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग होने के बाद, यानी कि सेपरेशन होने के बाद अगर मान लो एक राज्य है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र पूरा एक राज्य था, आंध्र को 2014 के अंदर बदल दिया गया और एक बन गया तेलंगाना और दूसरा बना रेजिड्यूरी आंध्रा, यानी कि आंध्र का एक दूसरा रीजन जो रेजिड्यूरी था। तो इस तरीके से 2014 के अंदर आंध्र को दो में बदल दिया गया, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्रा रेजिड्यूरी आंध्रा। तो हम देखते हैं कि 2014 के अंदर ये जो बदलने का जो राइट था ये सीधा सीधा तौर पर पार्लियामेंट को था, और पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के हिसाब से किसी भी नए राज्य की सीमा को बदल सकती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है या बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, या कोई नया सेपरेट किया गया राज्य इनको दो अलग अलग स्टेट में बदल सकते हैं। तो ये और ये सिर्फ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को राइट होता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं, दिल्ली एनसीआर को भी देख सकते हैं हम, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट क्या करती है, किसी भी राज्य की, यानी कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी की एरिया को भी इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एरिया पहले के कंपैरिजन में आज बढ़ चुका है, और ये राइट भी किसको होता है, पार्लियामेंट को होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्टर नेम, यानी कि नाम को बदलना। पहले उड़ीसा को हम देखें तो पहले उड़ीसा को उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है ओडिशा। तो ये राइट जो है पार्लियामेंट के पास होता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अंदर हम देखते हैं कि इट डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन एंड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के हिसाब से अगर हम देखें कोई भी डिक्लेरेशन आती है नए राज्य के प्रवेश की या नए राज्य की गठन की, वो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर माना जाएगा और आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी कि कोई भी अगर राज्य का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है या नए राज्य के रूप में इसकी प्रवेश किया गया है, तो उसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। उसको सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ स्वीकार किया जा सकता है और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि कोई भी साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से उस राज्य का निर्माण किया जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 अगर वोटिंग होती है तो उस परसेंट वोटिंग के हिसाब से हम देख सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से भी आर्टिकल 4 को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम अगला आंध्र प्रदेश, सॉरी हैदराबाद। हैदराबाद को जब भारत का हम देखते हैं कि जब भारत का निर्माण किया जा रहा था, है नहीं, भारत के सामने लगभग 565 रियासतें थी, लगभग 565 यानी कि 565 क्या थी, ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी जिनको यूनिफाई करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी कंडीशन में क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी उस समय बड़े राजनीतिक दिग्गज थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर साहब, इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने कहीं ना कहीं भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारत उस समय विविधताओं वाला देश था और सब इन विविधताओं के बावजूद राज्य के हर नागरिक को, चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित क्यों ना हो, सभी का कल्याण करने के लिए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे लोकतांत्रिक देश के निर्माण करना जिसमें सभी का कल्याण हो। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या था हैदराबाद, जिसको पुलिस एक्शन के थ्रू भारत की सीमा में या भारतीय सैन्य में शामिल कर लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जूनागढ़, इसको रेफरेंडम के थ्रू, यानी कि रेफरेंडम का मतलब होता है कि एक प्रकार से पब्लिक ओपिनियन लिया गया, भाई पब्लिक क्या चाहती है, तो पब्लिक ओपिनियन जनता का मत लिया गया, जनता क्या चाहती है। तो जनता, जो जूनागढ़ की जनता थी, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय सीमा में अपने आप को शामिल करने के लिए फोकस किया। इसके बाद हम देखते हैं कश्मीर, तो कश्मीर को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया एक ट्रीटी के थ्रू जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके हम देखेंगे जितने भी रजवाड़े थे जो भारतीय सीमा में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब उनको लगने लगा कि भारत सरकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर सभी के कल्याण के लिए संविधान का निर्माण कर रही है, तो रजवाड़ों ने भी भारतीय सीमा में शामिल होने के लिए रजामंदी करी। और आगे चलकर हम देखेंगे कश्मीर में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर फाइनली राजा हरि सिंह जो उस समय कश्मीर के राजा थे, तो उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हुए कश्मीर को भारतीय सीमा का एक हिस्सा माना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का निर्माण होता है और भारत के इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान जो 565 रियासतों का यूनिफिकेशन का, इसको करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी पूरे भारत की 565 रियासतों को यूनिफाई करने की वजह से इनको एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम था बिस्मार्क ऑफ इंडिया। यानी कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्या है? बिस्मार्क एक पर्सनालिटी थी, एक व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1870 में। यानी कि उस समय जर्मनी में लगभग 500 राज्यों में बटा हुआ था और धीरे धीरे करके उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। उन्होंने अपनी पावर का यूज करा 1863, 1866 और 1870 में इन्होंने 3 युद्ध लड़े, जिसमें 63 में इन्होंने डेनमार्क से युद्ध लड़ा, फिर 66 में उन्होंने ऑस्ट्रिया से, और फाइनली 1870 में फ्रांस से युद्ध कर जितनी भी इनकी कॉलोनियां थी उनको इंडिपेंडेंट कराकर फाइनली बिस्मार्क ने क्या किया था 1870 में 1870 में यूनिफाई किया था पूरे जर्मनी को। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि 565 रियासतों को यूनिफाई करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक टाइटल दिया गया बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बिस्मार्क। किसको कहा जाता है? तो हमें ध्यान देना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद जब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या संविधान का निर्माण करने की थी और सभी राज्यों को एक करने की थी और भारत में एक डेमोक्रेटिक सरकार को एस्टैब्लिश करने की थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही बड़ी
भूमिका अदा की, जिसकी वजह से इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है। और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, कहां से क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट क्लासेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं और क्लासें आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।